नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम और आप सभी के पसंदीदा शो यानी कि डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को इस शो में होता है Q&A सेशन, जिसमें आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब हम जानते हैं डॉक्टर साहब से। तो चलिए आज के शो में ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट और MBBS डॉक्टर S रंजन जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार सर, आज का जो सेशन है, हर शुक्रवार को हमारा यही सेशन होता है कि व्यूअर्स के द्वारा भेजे गए सवालों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं या कहें कि उसको जवाब देकर के वहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल हमें भेजा है, पिंकी सैनी जी ने भेजा है। इनको जो समस्या है, इनको धूल और धुएं से घुटन होने लगती है और गला भी खराब रहता है और सर इनका जकड़ा जकड़ा रहता है, नोज बंद सी रहती है। तो इसका ये उपाय जानना चाहती है। बहुत अच्छा। ये सवाल बहुत कॉमन है अंशिका जी। बहुत लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है और उस एलर्जी से फिर छींकें, नाक का बहना और फिर कभी कभी बंद हो जाना, इसकी प्रॉब्लम गले में भी हो जाती है। कभी कभी ये प्रॉब्लम कानों में भी फैल जाती है और इनफैक्ट कभी कभार ये प्रॉब्लम मुझे भी हो जाती है जी। स्नीजिंग। और बचपन में डॉक्टर ने मुझे भी साइनोसाइटिस डिक्लेयर कर दिया था। जब बात समझ में आई कि हम यह ना वास्तव में हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से होता है। ये जो डस्ट एलर्जी है या छींके हैं या नाक की प्रॉब्लम है, ये बेसिकली इम्यूनिटी हमारा जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने पर ध्यान देना है। और जैसा कि फेवरेट स्टेटमेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब सब कुछ ठीक है तभी हमें अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी रीजनेबली स्ट्रांग रहे। अगर हमारी इम्यूनिटी बूस्टेड है तो फिर हमें डस्ट से एलर्जी और इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। खैर, जब हम जागें तब हम अपने आप पे काम करना शुरू करें। अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए तो कई सारे चीज़ें हम कर सकते हैं। इस पे पहले एपिसोड आया भी है, फिर से ये टॉपिक अभी लिया जाएगा। आज मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि हम इस पर कैसे काम करें। हमारी कलाई पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जिसका नाम है LU6, लंग 6। हमारी जो लंग की मेरिडियन है, जो फेफड़े की नाड़ी है, उसमें 11 पॉइंट होते हैं। हमारे कंधे के आर्मपिट से के बगल से शुरू होता है और अंगूठे तक आता है। इसका जो बीच का जो पॉइंट है, 6 नंबर का पॉइंट LU6, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, जो कि हमारी एल्बो और रिस्ट के बीच में आ रहा है, इसको हमें मसाज करना है लैटरली, आगे पीछे। जब LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम मसाज करेंगे तो इससे हमारी लंग मेरिडियन में ची बढ़ेगी। लंग मेरिडियन में खासकर इन ची बढ़ेगी। ये जो स्नीजिंग है, ये इम्यूनिटी वीक हो रही है, एक ये बात है। एनर्जी के लैंग्वेज में ये इंची जो पृथ्वी प्राण है उसकी कमी है। अगर पृथ्वी प्राण हमारे यहाँ बुस्टेड रहे, अगर हम LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी अच्छी होगी और हमें ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ हमें LU1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना चाहिए। LU1 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे आर्मपिट के बगल में होता है। LU1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हम खुद से एक्यूप्रेशर नहीं कर सकते। इसमें एक ये डेमेरिट है, आपको किसी फैमिली मेंबर का या किसी का आपको हेल्प लेना पड़ेगा, दूसरा ही कर पाएगा। LU1 और LU6 इस दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर हम रेगुलर मसाज करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन जब स्नीजिंग हो रही हो, जब प्रॉब्लम हो रही हो, तब हम अपने कलाई पर अंगूठे की लाइन में, यहाँ रिस्ट पर हम मसाज कर सकते हैं ऊपर नीचे। इससे भी हमारे अंदर एनर्जी के अंदर कई सारे डिवीजन होते हैं। पृथ्वी प्राण, सूर्य प्राण को समझ लेने के बाद उसके अंदर 5 सब डिवीजन होते हैं। उतने टेक्निकल बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये अलग तरह का पॉइंट है। LU6 पे अलग तरह की ऊर्जा है, LU9 पे अलग तरह की ऊर्जा है। जब स्नीजिंग हो रही हो, जब छींकें आ रही हो, तो उस समय हमें अपने LU9 पर काम करना चाहिए। LU6 पर जब तकलीफ हो
तब कर सकते हैं, और जब तकलीफ नहीं हो तब भी हम अपने LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे दोनों हाथ में होता है, और LU1 एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हमारे दोनों हाथों में होता है। दोनों का पर हमें रेगुलर काम करना है, और इन जनरल अपनी इम्यूनिटी को अच्छे रखने के लिए हमें अपने खान पान पे ध्यान देना है। हमें स्ट्रेस नहीं अपने जीवन में आने देना है। जो भी काम करें वो खुश होकर करें, नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें, योगा करें, अनुलोम विलोम करें, सूर्य प्रकाश में जाएं, प्रकृति में जाएं। हम अपने काम की व्यस्तता में प्रकृति से दूर होते हैं, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। प्रकृति के साथ रहें, ध्यान हो, योगा हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो। अगर नाक बंद रहती है तो हमें जल नीति का प्रयोग करना है। तो जल नीति भी हमारे नेजल ब्लॉकेज को खोल देती है। इन सभी का हम ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से हम अपने आप को ठीक रख पाएंगे। डॉक्टर साहब, जब आपने सवाल का जवाब दिया तो स्टार्टिंग में एक मेडिकल टर्म आपने बताया था, तो क्या मैं उसका मतलब आपसे जान सकती हूँ कि आपने बताया था कि प्रॉब्लम जो है कि मुझे आपको भी डॉक्टर ने बताया था, तो इसके बारे में ये बताइए जरा। साइनोसाइटिस जी। साइनोसाइटिस क्या है? हमारे नाक के पीछे ऐसे स्पेस होते हैं जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से हमारी नाक कभी बंद रहती है, कभी नाक बहती है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसका प्रभाव हमारे ब्रेन रीजन में भी जाता है, उससे हेडेक भी होता है, और अपर रीजन हमारे फेस में, हेड में कोई भी दिक्कत हो सकती है। ये साइनोसाइटिस का इफेक्ट, वो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ज़्यादा है। इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, और बिना इन्फेक्शन का भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। अगर इन्फेक्टिव एटियोलॉजी, इन्फेक्शन की वजह से अगर इन्फ्लामेशन है तो वो फैल भी सकता है। अगर हम उसका केयर नहीं करें तो वो फैलता भी है, और फिर दूसरी तकलीफें भी शुरू हो जाती हैं। अगर हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छी रखते हैं जी। अब एलर्जी जो है और इन्फेक्शन जो है, दोनों में ही हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। इम्यूनिटी सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट नहीं होता। अगर एलर्जी हो रही है तो वहाँ पर हम थोड़ी से भी अगर डस्ट या कोई पॉलन, डस्ट एलर्जी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में इन्वायरमेंट में कुछ कुछ परागकण जो पौधों पर पॉलिन्स होते हैं, उनका भी हमें एलर्जी हो जाता है। तो ये एलर्जी का रीजन इम्यूनिटी का ही प्रभावित होना है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो फिर हमें एलर्जी नहीं होगी। तो साइनोसाइटिस मतलब इस रीजन का इन्फ्लामेशन, सूजन, और इसमें स्ट्रेस भी बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी नींद कम रहे तो आप पाएंगे कि आपको साइनोसाइटिस या दूसरी प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है। जिन लोगों को ये तकलीफ होती है, अगर नोटिस करेंगे, कभी आपकी नींद कम होती है या कभी आपके जीवन में तनाव बढ़ता है, तो ये प्रॉब्लम आप जल्दी पकड़ लेते हैं। तो तनाव से मुक्त रहने पर ध्यान देना है, और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया गया उन पर काम करेंगे तो फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसे कि आपने बताया कि जो पिंकी सैनी जी को जो प्रॉब्लम है, जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, इससे निजात पाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है, और दूसरा जो आपने बताया एक्यूप्रेशर पॉइंट, उसका भी हमें ध्यान रखना है, और तीसरा जो है प्रकृति से जुड़ने की ज़रूरत है हमको। तो आशा करती हूँ पिंकी सैनी जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नेहा जी का। इनकी एज जो है 30 इयर्स है, टीचर हैं प्रोफेशन से, और इनको जो है कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है, और नोज, चिक और आइस में पेन रहता है। कंजक्शन ऑफ नोज की भी प्रॉब्लम है, थ्रोट में भी पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, और इसके साथ ही एसिडिटी और सेंटर चेस्ट पेन की प्रॉब्लम है। तो इन सारी समस्याओं का कहाँ पर जुड़ाव, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो इनका कनेक्शन है, तो आपसे जानना चाहूँगी इस बारे में। अभी जो हमने देखा है कि डस्ट एलर्जी है जी, उससे मिलती जुलती ही ये प्रॉब्लम है जी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो इफेक्ट है, जो अगर हमें स्नीजिंग हो रही है, अगर हमारा अपर रीजन जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो फिर अगर ये फैले तो हमारे चेस्ट रीजन पे भी जा सकता है। एसिडिटी हो सकती है, चेस्ट में जी। डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर भी बेसिकली हमें वही चीज़ करनी है, अपने आप पर काम करना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब आपने बताया है कि डस्ट फ्री चौक यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर देखिए, हम जो एलर्जी है उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए, उससे टेम्पररी मेजर लेने के लिए, हम जिनसे वो एलर्जी होती है, जिनसे प्रॉब्लम बढ़ती है, हम उनको अवॉइड करते हैं। वो एक टेम्पररी मेजर है, वो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है।
अब हर एक पर व्यक्ति को तो डस्ट एलर्जी नहीं होती, हर एक व्यक्ति को तो चौक से एलर्जी नहीं होती। आप अपने आप को बिल्डअप करें। और इसमें भी एलर्जी के मामले में एक यह भी बात है कि जब आपको तकलीफ नहीं हो रही हो, उस समय आपको जिस एलर्जेन, जिस भी मीडियम की वजह से एलर्जी आपके भीतर आती है, अपने आप को उससे एक्सपोज करना चाहिए, ताकि आपका बॉडी उस चीज के लिए यूज्ड टू हो जाए। हम क्या करते हैं, जब अगर हम बचते हैं तो हम हमेशा बचते हैं, हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। नहीं, जब आप रीजनेबली ओके हैं, जब आपको प्रॉब्लम नहीं है, तब जिस चीज से आपको प्रॉब्लम होती है अपने आप को उससे एक्सपोज करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो शरीर है, जिस चीज से प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए वो यूज टू हो जाएगा, उसके साथ हैबिचुएटेड, उसके साथ दोस्ती हो जाएगी। तो फिर एलर्जी की प्रॉब्लम आपको बाद में नहीं रहेगी। लेकिन हम प्रिकॉशन लेने के चक्कर में जो से ज्यादा प्रिकॉशन लेना भी हमें परेशान कर सकता है। हाँ, जब आपको तकलीफ है तब तो अपने आप को आपको बचा के रखना ही चाहिए। आप सारे प्रिकॉशन लें, पहचानें। और ये एलर्जी किन किन चीज़ों से होती है, यह पहचानना भी एक टास्क अलग अलग व्यक्ति के लिए होता है। हर एक व्यक्ति को सेम चीज़ एलर्जी नहीं होती है। कभी कभी किसी को प्याज से भी एलर्जी हो जाती है। कोई भी खाने पीने चीज ऐसे भी हैं जिनको मूंगफली से एलर्जी हो जाती है। किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। थोड़ा अपने जब सिम्टम है, जब तकलीफ है, छींके हैं, हेडेक है, कुछ है, तब आपको उससे बचना है। लेकिन जब नहीं है तब उससे एक्सपोज करना है। जो बातें अभी हमने देखी हैं, LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज है, LU1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज है। इस LU1 पे LU6 पर काम करना है। हमें अपने भोजन पर ध्यान देना है, खाने पीने पर ध्यान देना है, अपने आप को तनाव मुक्त रहना है, हेडेक से फ्री रहना है। स्ट्रेस आएगा, सिर पे तनाव होगा तो इन्फ्लामेशन जो है हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकता है। और जो हमारे बॉडी का जो वीक पार्ट है वहां पे इन्फ्लामेशन पहले होगा। जिस भी डिजीज के लास्ट में आइटिस आता है ना, साइनोसाइटिस यहाँ पर है, वो इन्फ्लामेशन है। और इन्फ्लामेशन जो है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस का, तनाव का। इन्फेक्शन वाला इन्फ्लामेशन भी है, उसमें भी तनाव जो है वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। तो तनाव के कारण इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। अगर हम अपने तनाव से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं तो आप पाएंगे कि आपको ये सब चीज़ें नहीं होती है। अपनी नींद को अच्छे से पूरा करें। आपके सोने का समय सही होना चाहिए। जिस टाइम पे सोते हैं रात हर दिन, आप उसी टाइम पर सोएं। और सोने के लास्ट 1 घंटे के आवर्स में आप मोबाइल का यूज कृपया ना करें। वो समय आप अपने आप को स्लो डाउन के लिए करना चाहिए। देखिए, अगर आप ड्राइविंग करते हैं या किए होंगे, अगर आपकी 40 पे गाड़ी चल रही है तो आप तुरंत स्टॉप नहीं करेंगे। पहले हम उसको स्लो डाउन करते हैं 30, 20, 10 और फिर वो रुकती है गाड़ी। अगर अचानक से हम लगाएंगे तो क्या होगा, जर्क लगेगा। हम क्या करते हैं, हम मोबाइल पे काम करते रहते हैं और फिर तुरंत सोते हैं। तो वो नींद की वो क्वालिटी आती नहीं है। आपको लगता है कि आपने आंखें बंद कर ली, अब तो करने को तो नींद हो रहा है। लेकिन नींद की पर कभी हम बात करेंगे, डेल्टा थीटा 2 लेवल होते हैं, रेम स्लीप, नॉन रेम स्लीप। तो अगर हम डीप स्लीप लेते हैं तो फिर हमको नरिशमेंट मिलता है। अगर तुरंत मोबाइल से देखते देखते आप सोने के लिए गए हैं तो आपको गहरी नींद की अवस्था आने में थोड़ा समय लग जाता है। हमेशा हमें रात में ध्यान करते हुए नींद में जाना चाहिए, तो हमारी नींद गहरी रहेगी, आपकी हीलिंग ज़्यादा होगी। नींद में भी हमारी हीलिंग होती है। अगर हम हीलिंग होने दें तो, गहरी नींद लें तो अपना ध्यान थोड़ा रखें, सोने से पहले ध्यान करें, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि जब हम अभी एलर्जी पर ही बात कर रहे हैं तो कई तरह की एलर्जी होती है। आपने बताया कि हर किसी को हर चीज़ से एलर्जी नहीं होती है। यस। लेकिन जैसे कि अब किसी-किसी को बाय बर्थ किसी चीज़ से एलर्जी होती है। लेकिन सुनने में आता है कि बचपन से ही उसको उस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, बच्चा वो चीज़ नहीं खाता है या फिर अगर खाता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलती हैं। लेकिन जब जैसे कि अब हम जब बड़े होते हैं, युवावस्था में आते हैं, तब किसी चीज़ से प्रॉब्लम होने लग जाए, तो ये इसकी जो प्रॉब्लम होती है एलर्जी, शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? अ, जो हम बात बोलते हैं ना, बचपन से ये प्रॉब्लम है, जी। तो बचपन से ये प्रॉब्लम में बहुत बार हम ना इस बात पर डिस्कशन ले जाते हैं कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है।
यहाँ पर एक कंसेप्ट हमें समझना है कि जेनेटिक्स से ज़्यादा बड़ी बात होती है इपीजेनेटिक्स। इपीजेनेटिक्स रिलेटिवली एक नई खोज है, बिल्कुल नई खोज तो मतलब है तो ये 40 साल पुरानी, लेकिन पिछले 10 साल 20 साल में ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। एक स्टेम सेल रिसर्चर हैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, प्रोफेसर ब्रूस लिप्टन, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा चुके हैं। इपीजेनेटिक्स पर वो काफ़ी एजुकेट करते हैं, मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया है अपने चैनल पे। इपीजेनेटिक्स का कंसेप्ट को समझने की जरूरत है कि इन्वायरमेंट को बदलकर हम जीन के इफेक्ट को बदल सकते हैं। जीन इज नॉट द मेन थिंग। तो अब जो चीज़ बचपन से आ रही है वो वास्तव में हमारे माता पिता से और इन्वायरमेंट से आती है। तो अगर हम इन्वायरमेंट को चेंज, माता पिता को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो हमारे बीच बचपन में जो चीज़ें हो गई हैं वो तो अब हमारी प्रोग्रामिंग आ गई, अब तो हमारे माइंड में है वो। लेकिन हाँ, हम अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। अपने इन्वायरमेंट को आप पॉजिटिव बनाएं, अपने माइंड को चेंज करें। अपने माइंड को चेंज करेंगे, इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे, आप पीसफुल इन्वायरमेंट में रहें, आप हरे भरे ग्रीन इन्वायरमेंट में रहें, सूर्योदय, उगता हुआ सूरज देखें, पेड़ पौधे देखें, खुली हवाओं में जाया करें, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल के थोड़ा प्रकृति के साथ समय बिताया करें और अपने माइंड पे काम करें। हम अपने माइंड पर काम करके अपने सो कॉल्ड जेनेटिक डिजीज को भी बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। बचपन से प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी उनका समाधान संभव है। यह बहुत जगह पे ये सोच, मेडिकल में ये सोच आ जाती है कि ये प्रॉब्लम तो लाइफ लॉन्ग चलेगी। एनर्जी मेडिसिन में ऐसा नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम चाहे वो बचपन से ही क्यों ना हो, उसको हम हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने आप पर उस तरह से काम करने को तैयार हो। अपने आप पर मतलब अपने माइंड पर और अपनी एनर्जी पर और माइंड पर हम काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम चाहे कितनी भी पुरानी हो, किसी भी डॉक्टर ने चाहे कुछ भी बोला हो, उसको हील किया जा सकता है। हम समझें अपने माइंड पर काम कैसे करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आशा करती हूँ नेहा जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे एक व्यूअर का है। इनको स्टमक में अल्सर की प्रॉब्लम है और डॉक्टर को जब इन्होंने दिखाया तो उन्होंने बताया कि इनको एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हेल्थ प्रॉब्लम है। तो ये सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। अल्सर क्या होता है कि हमारे स्टमक में या जो इपिथेलियम है, इपिथेलियम मतलब जो ऊपरी लेयर है, उस ऊपरी लेयर में कहीं पर नुकसान हो गया और वो चीज अब वहां पे कवरिंग नहीं रही। तो जो स्टमक में जो इनर इपिथेलियम है, जो अंदर की कवरिंग है, वो कवरिंग कहीं कहीं पर खराब हो गई है। तो उसके कारण क्या होगा, वो जो एसिड है, स्टमक में एसिड होता है, वो एसिड जो है वो डायरेक्ट टच करता है मसल्स को, जो इनर लेयर है, तो उससे नुकसान होता है। और अल्सर से जब लेयर खराब हो गई है तो वहाँ पर जो काम होता डाइजेशन का, अब्जॉर्प्शन का, वो अब नहीं हो पाएगा। तो इस एसिडिटी का इफेक्ट बढ़ जाने से हमें तकलीफ होती है, हमें जलन होती है, हमें बर्निंग सेंसेशन होता है, हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब अगर स्टमक में जब अल्सर है तो यहाँ पर हम इसको एनर्जी मेडिसिन में बोलते हैं पृथ्वी प्राण की कमी। जो अल्सर है, जो लेयर है, वो लेयर इरोड हुआ, वो लेयर खराब हो गया। तो पृथ्वी प्राण को अगर हम बढ़ा सकें तो वो लेयर फिर जो है फिर से बनने लग जाएगा। यहाँ पर भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। तनाव आता है तभी अल्सर होता है। अगर किसी पर्सन के लाइफ में अगर तनाव नहीं है तो उसे अल्सर नहीं हो सकता। माइंड माई वर्ड्स, अगर आपके जीवन में तनाव नहीं है तो आपको अल्सर नहीं हो सकता। हाँ, अब अल्सर है तो अब तनाव पर काम करें, साथ ही साथ पृथ्वी प्राण पर काम करें। हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है SP4। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे पैर के तलवे के सफेद पार्ट और उसके जो सांवला पार्ट है उसके बॉर्डर पे होता है। दोनों पैर में आपको इसको मसाज करना है, लेकिन दाहिने पैर का ज्यादा महत्वपूर्ण है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अपने अंगूठे से, दोनों हाथ के अंगूठे से धीरे धीरे आप दबाएं। एक बार जो दबाना है उसमें आपको 5 सेकंड लगाना है और फिर जब लिफ्ट करना है उसमें 5 सेकंड गैप देना है। इस तरह से लगभग आपको 20 बार दबाना है। इसमें आपको लगभग 2 मिनट का समय लगेगा। आप अधिक समय भी दे सकते हैं और ऐसा दिन में 3 से 5 बार करना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर जब आप मसाज करेंगे तो हमारे स्प्लीन मेरिडियन में
हमारा स्टमक जो है वो स्प्लीन, पैंक्रियाज, वो तीनों आपस में जुड़ा होता है एनर्जी के लेवल पे। तो हमारे भीतर वो पृथ्वी प्राण बढ़ेगा और स्टमक के भीतर पृथ्वी प्राण बढ़ने से वो अल्सर की हीलिंग होने लगेगी। साथ ही साथ हम अपने कलाई में PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को कर सकते हैं। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है हमारी कलाई में अंदर की तरफ होता है, रिस्ट लाइन से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे। इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए आप अफर्मेशन भी कर सकते हैं। हमें समझ में आ गया है कि ये तनाव से आ रहा है अल्सर, तो अपने तनाव को दूर करने के लिए तनाव का एंटीडोट क्या है? रिलैक्सेशन। मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, मैं हमेशा रिलैक्स रहता हूँ, मैं हमेशा शांत रहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशन हम प्रैक्टिस करें। अफर्मेशन के सिद्धांत और विज्ञान को समझने के लिए हम लुई हे को पढ़ सकते हैं, यू कैन हील योर लाइफ। लुई हे ने तो अपना कैंसर अफर्मेशन से ठीक कर लिया और लुई हे के मार्गदर्शन में कई सारे लोगों ने अपनी कई सारी बीमारियां ठीक करी हैं। तो PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है, SP4 दबाना है और आप अपने पेट में नाभि से 6 अंगुल के ऊपर REN12 CV12 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, इसको भी आप कर सकते हैं। जी जब खाली पेट हो तब करना है, सुबह के समय या जब भी आपका खाली पेट है उस समय आप अपने REN12 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2 अंगुल से आप मसाज कर सकते हैं। ध्यान से जब हम बाहर आ रहे होते हैं तो आप अपने REN12 पर, ये स्टमक का एरिया ही हो जाता है, हम यहाँ पर हाथ रखें और ये भाव करें मेरा स्टमक जो है वो प्राणवान है, ऊर्जावान है, मेरा स्टमक हेल्दी है, मेरा स्टमक खुश है। जो हमारे माइंड में तनाव आया ना, वो तनाव हमारे ऑर्गन लेवल पे भी जाता है। तो अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे ऑर्गन्स, हमारे सेल्स भी खुश रहते हैं। तो ध्यान के बाद, ध्यान के दौरान अफर्मेशन नहीं करना है। ध्यान के दौरान हमें सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। जब ध्यान समाप्त हो जाता है, जब आप आंखें खोल लेते हैं या खोलने वाले होते हैं, उस समय हम अपने ऑर्गन्स पर हाथ रखें, स्टमक पे हाथ रखें और अफर्मेशन करें, मेरा स्टमक जो है वो खुश है, मेरा स्टमक रिलैक्स है, मेरा स्टमक हेल्दी है। REN12 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें या REN12 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हाथ रखें और अफर्मेशन भेजें। तो इससे आपका जो अल्सर है वो ठीक होने लगेगा। एलोपैथी में एंटीबायोटिक देकर इलाज करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर बार ये नहीं इलाज हो पाता है, क्योंकि जो हेल्दी बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। हमारे शरीर में पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अलावा हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं और वो मर जाएं तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर हमें घर की बनाई हुई दही का सेवन करना है, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस होता है, हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। आप मिलेट्स का भी सेवन कर सकते हैं। 5 मिलेट्स बहुत अच्छे होते हैं, खासकर उनका खमीर। उनमें दही और मिलेट दोनों को साथ साथ नहीं लेना है, अलग अलग लेना है। दही लेने से और मिलेट लेने से आपके शरीर में हेल्दी बैक्टीरियाज बनेंगे और वो भी हमारे सिस्टम को, हमारे स्टमक को अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, एट्रोफी मतलब वहाँ पर जो टिश्यूज हैं वो सिकुड़ गए हैं, वो खराब हो रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि पैर में है, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हाथ में है, REN12 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो नाभि से 6 अंगुल ऊपर है, इन सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करते हुए, ध्यान के बाद रिलैक्सेशन का अफर्मेशन करते हुए जब हम काम करेंगे तो अल्सर भी ठीक होगा, होता है। बहुत सारे लोगों ने ठीक किया है, आप भी ठीक कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका इस सवाल का आपने जितने सरल तरह से जवाब दिया। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे पूछने ही वाली थी डाइट के बारे में कि क्या ले सकते हैं, क्योंकि अगर अल्सर की प्रॉब्लम है तो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम भी उनको होती जी, होगी। बिल्कुल। तो उसके लिए आपने ऑलरेडी बता दिया कि हम दही का सेवन कर सकते हैं, घर की बनी दही का, और मिलेट्स का सेवन करें तो यस, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। राइट। आशा करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है संदीप गुप्ता जी का। इनका कहना है कि इनका जो स्टमक है वो यूजुअली अपसेट रहता है। फ्रूट्स लेते हैं, सैलेड खाते हैं और उसके साथ ही जो खाना होता है वो कम ऑयल में पका हुआ होता है। इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं ले रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको बीच-बीच में प्रॉब्लम होने लगती है। हाँ, तो इसका प्लीज़ समाधान बहुत बताएँ। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आया है हंसिका जी। जी। ऐसे सवाल ही
आनी चाहिए सबसे ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पर। इस तरह के सवाल का मैं इंतजार ज़्यादा करता हूँ। हमें यह बात समझनी चाहिए कि सिर्फ भोजन ही हमें स्वास्थ्य नहीं ला सकता। बहुत लोगों को हैरानी होगी, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है। अध्यात्म में कहा जाता है सत्य कड़वा होता है, और यह भी एक कड़वा सत्य है। सिर्फ भोजन से स्वास्थ्य नहीं आता है। स्वास्थ्य होने के लिए हमें हमारे जीवन में ध्यान होना चाहिए, और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति होनी चाहिए। मानसिक शांति के साथ साथ हमारे पास राइट कंसेप्ट्स होने चाहिए, जो कि हमारे मनोमय कोश में होता है। मैंने पहले भी बात करी है, फिर से आपको बताता हूं। हमारे इस शरीर की जो अंदरूनी बनावट है, उसमें 5 कोश हैं। हमारे उपनिषदों में, खासकर तैत्तिरीय उपनिषद में यह बात बताई गई है, हमारे पास 5 कोश हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जो मेडिकल सिस्टम है, एलोपैथी है, वो सिर्फ अन्नमय कोश तक सीमित रहता है। सिर्फ वहां पर सब कुछ नहीं है बात। हमें तो अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी के साथ साथ अपने प्राण ऊर्जा पर, एनर्जी पर भी काम करना है। हमें अपने मन पर भी काम करना है। जब हम एनर्जी पर और माइंड पर काम करना सीख जाएं, तो हमें अपने कर्मों पर काम करना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपना धर्म पहचानो, अपना धर्म निभाओ। क्या हमारा धर्म नहीं है? हमारा भी धर्म है। थोड़ा सा गहरा चिंतन का विषय हो जाता है, तो वो टॉपिक को हम यहाँ पर नहीं छूते हैं। एनर्जी पर, माइंड पर भी काम कर लें, तो ज्यादातर लोग एक अच्छी, स्वस्थ, खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो आप अच्छा भोजन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको बात समझ में आ गई है, कभी लेते रहें, लेकिन साथ ही साथ अपने मन पर काम करें, यानी कि आप योग निद्रा का और ध्यान का अभ्यास करें। कुछ कंडीशन में जहां पर रिलैक्सेशन की अधिक जरूरत है, वहां पर मैं योग निद्रा का अभ्यास रिकमेंड करता हूं। योग निद्रा और ध्यान दोनों बहुत आपस में मिलता जुलता प्रैक्टिस है। योग निद्रा हम लेट के करते हैं, और योग निद्रा में ज्यादा रिलैक्सेशन पर फोकस किया जाता है। ध्यान जो है हम बैठ कर किया जाता है, और ध्यान में ज्यादा अपनी अवेयरनेस, खुद को जानने के लिए हम अभ्यास करते हैं। ध्यान से भी हीलिंग होती है, लेकिन ध्यान का जो मुख्य लक्ष्य है वो आत्मज्ञान है। हम जाने हम कौन हैं। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा है, शाश्वत आत्मा है, शाश्वत चेतना है। यहां पर आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है। YouTube पर आपको मेरी आवाज में और कई लोगों की आवाज में योग निद्रा का अभ्यास मिल जाएगा। आप किसी अच्छे योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में प्रैक्टिकली, फिजिकली भी कुछ दिन आप योग निद्रा कर सकते हैं। बात जब आपको समझ में आ जाए, तो आप खुद से योग निद्रा कर सकते हैं। दिन में 24 घंटे में कभी भी एक बार आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है, ताकि आपका मन रिलैक्स रहे। योग निद्रा, दिन में एक बार योग निद्रा और एक बार ध्यान, 2 बार तो आपको आधे घंटे से 1 घंटे अपने लिए समय देना ही है। अगर हम अपने लिए समय नहीं दे सकते, तो फिर हमारी जिंदगी में अलग अलग तकलीफें आती रहती हैं। हम समझदार बन जाएं और 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालें। 2 घंटे नहीं निकाल सकते तो 1 घंटे अपने लिए निकालें। दिन में 2 बार योग निद्रा और ध्यान, एक बार योग निद्रा और एक बार ध्यान में आपको रहना है। योग निद्रा लेट कर होता है और ध्यान बैठ कर होता है। योग निद्रा और ध्यान के अलावा आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे भी काम कर सकते हैं। यहां पर जो तकलीफ है, चूंकि आप भोजन पर ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके बाद जो बारीक बातें हो जाती हैं, वो है उसमें से एक पॉइंट है नाभि का बैलेंस रखना। एलोपैथी के सिस्टम में नाभि के बारे में बात नहीं की जाती है, लेकिन भारतीय परंपरा में हम नाभि पर बहुत जोर देते हैं। हमारे पूरे शरीर में जो हमारी अम्बिलिकस है, नाभि, वहां पर जब हम आराम से लेट कर उस पर हम अगर अपना फिंगर थोड़ा सा दबाएंगे, तो हमें पल्सेशन फील होगा। ये पल्सेशन अगर सेंटर में है, तो आपकी नाभि संतुलित है। बहुत बार ये नाभि ऊपर या नीचे हो जाती है, और अगर नाभि ऊपर या नीचे हो जाए, तो चाहे आप कितनी भी दवाइयां कर लें, कुछ भी कर लें, अल्ट्रासाउंड भी करा लें, अल्ट्रासाउंड पे सब कुछ नॉर्मल आएगा, लेकिन फिर भी आपको तकलीफ रहेगी। तो नाभि को बैलेंस करना सीखना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे योगा वाले, बहुत सारे एक्यूप्रेशर वाले, बहुत सारे नेचुरोपैथी वाले इन चीज़ों को जानते हैं और करते हैं। आप खुद से भी सीख कर सकते हैं। मैं नाभि को बैलेंस करने के भी दर्जनों तरीके हैं। कई तरीके से नाभि को बैलेंस किया जाता है।
मैं उन तरीकों का जिक्र करूंगा जो आप खुद से कर सकते हैं। हमारे पैर में पिंडलियों के पीछे एक पॉइंट होता है UB57। आप अपने दोनों हाथों के अंगूठे से UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वास्तव में जो हमारी पिंडलियां हैं, पिंडलियों के मसल्स और हमारे एब्डोमेन के मसल्स थोड़े से जुड़े हुए हैं। तो जब हम पिंडलियों के मसल्स का मसाज करें तो हमारे एब्डोमेन के मसल्स रिलैक्स होते हैं। दोनों पैर में UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के बाद आप ये खुद से भी दबा सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति से भी दबा सकते हैं। UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के बाद आपको नौकासन करना है। नौकासन में हम अपने हाथों और पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हैं। तो नौकासन करने से क्या है, अगर हमारे एब्डोमेन मसल, पेट के मसल्स अगर रिलैक्स हो चुके हैं, UB57 का मसाज करेंगे, पैर की पीछे की पिंडलियों की मसल्स, काफ मसल्स का मसाज करेंगे तो हमारा काफ मसल्स रिलैक्स होगा और साथ ही साथ पेट के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। और उसके बाद हम नौकासन करेंगे तो वो सेंटर में आ जाता है। हम अपने कलाई में, अपने हाथ में, हमारे फोर आर्म में कोहनी और रिस्ट के बीच में एक्यूप्रेशर पॉइंट है PC4 या PC3.5, हम उसका भी मसाज कर सकते हैं। आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट का आप नाम नहीं भी जाने, हम लोकेशन समझ लें कि ये एग्जैक्ट बीच में हमारे फोर आर्म का जो एग्जैक्ट सेंटर है, दोनों हाथ में उस सेंटर को हम दबाएं। हम फोर आर्म का सेंटर को दबाएं, हमारी जो हथेली है, हथेली का जो सेंटर है, हम उस सेंटर को दबाएं और अपने तलवे का सेंटर को दबाएं। खुद से भी दबा सकते हैं, दूसरों से भी दबा सकते हैं। अगर हम सभी जगह पर 6 जगह हो जाएंगे, लेफ्ट में फोर आर्म का सेंटर, हथेली का सेंटर और पैर के तलवे का सेंटर, 6 सेंटर को दोनों तरफ हम बारी से 1 मिनट से 2 मिनट का समय देते हुए अगर हम मसाज करते हैं तो उससे भी हमारी नाभि जो है सेंटर में आती है। और हमें इसका एनालॉजी माइंड लेवल पे ढूंढना है। हर एक बीमारी साइकोसोमेटिक है, 100% बीमारी साइकोसोमेटिक है, मतलब मन से वो शुरू होती है। मन के लेवल पर अगर हमारी नाभि अपने सेंटर में नहीं है तो ये मन के लेवल पे ये किस चीज को इंडिकेट करता है, हमारा लाइफ जो है वो सेंटर में नहीं है, लाइफ बैलेंस में नहीं है। और लाइफ बैलेंस में नहीं है, क्यों बैलेंस में नहीं है? आप जीवन में उन चीजों को कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए, या जो आपको करने का भाव आता है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपको करना चाहिए, आप वो नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने जीवन पे चिंतन मनन करें। ध्यान के अभ्यास से हम चिंतन मनन जो है हमारा अच्छा हो जाता है और वो पता चलने लगता है कि मैं जीवन में क्या करूं। तो अपने जीवन को संतुलन में लाएं। अफर्मेशन कर सकते हैं, मेरा जीवन संतुलित है। अपने हाथ में सेंटर ऑफ द फोर आर्म, सेंटर ऑफ हथेली और पैर के सेंटर UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट, इन सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए अफर्मेशन बोलते रहें, मेरा लाइफ संतुलित है, मेरा जीवन संतुलित है, मैं संतुलित रहता हूं, मेरा लाइफ बैलेंस्ड है, मेरा लाइफ परफेक्टली बैलेंस्ड है। इस तरह का अफर्मेशन करने से आपका माइंड लेवल पे भी कूलनेस, कामनेस और रिलैक्सेशन रहेगा, बैलेंस रहेगा। और माइंड जब बैलेंस में रहेगा तो बॉडी भी बैलेंस में रहेगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। इस तरह से काम करें, आपको हेल्प होगा। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका पेट अपसेट रहता है और आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बता दिए और ध्यान करना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है आपने ये भी बताया। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये कुछ वर्कआउट्स या कोई एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं जिससे कि थोड़ी बॉडी भी एक्टिव रहे? कई बार ऐसा होता है हम अच्छा भोजन करते हैं लेकिन खाकर बैठ जाते हैं, तो उससे भी समस्या हमारे पेट में होने लगती है। हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है जी अंशिका जी। एनर्जी मेडिसिन में, जी आयुर्वेद परंपरा में, ऊर्जा चिकित्सा परंपरा में हम सभी को फिजिकल वर्कआउट रिकमेंड नहीं करते। देखिए, जब आपकी नाभि अगर गड़बड़ है तब तो पहले नाभि को बैलेंस करना पड़ेगा। बिना नाभि को बैलेंस किए हुए अगर हम वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वो और भी गड़बड़ है। देखिए, यह बात इस तरह से पॉपुलर एक्सरसाइज वाले रिजीम में नहीं सोचा जाता। वहां तो बोलते हैं कि सब लोग डंबल उठा सकते हैं, सब लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अरे, जब आपका शरीर जब रोग में है, जो परेशान है, जब इंटरनली डिस्टर्ब है, तो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज तब करें जब हम रीजनेबली ओके हैं। तो यहाँ पर अगर पेट की दिक्कत है, नाभि की दिक्कत है, नाभि की दिक्कत को मैं बता रहा हूँ। अगर नाभि संतुलित है फिर तो बिल्कुल हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, योगा करना चाहिए। अपने घर पे आप समझकर जिम जाने के बजाय
आप एक बार 1 महीने आप जिम जाकर सीख लें, समझ लें। घर में आप जो अपने होम में आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ना हम बहुत बार जिम में एक्सरसाइज करते-करते कोई इंजरी हो जाती है और फिर इंजरी लेकर फिर पेशेंट मेरे पास आते हैं। ऐसा होता है। क्या होता है, अब उस माहौल में तेज म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरों को देख-देख कर हम कंपटीशन की भावना से करते हैं। अरे दूसरे ने इतना वेट उठाया, मैं भी इतना वेट उठाऊँगा, तो फिर इंजरी हो जाती है। जब हम खुद से करते हैं तो अपने शरीर को सुनते हैं, शरीर को महसूस करते हैं। मसल बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा शरीर भीतर से परफेक्ट रहे, वो जरूरी है। तो उसके लिए वॉकिंग अच्छा है या योगा अच्छा है, जिम से बेहतर योगा है। अगर नाभि संतुलित है, आप लेट कर अपनी नाभि के ऊपर आप अपना मिडिल फिंगर हल्का सा दबा कर देखें, खाली पेट। अगर आप पल्सेशन फील कर पा रहे हैं नाभि के जस्ट नीचे, तो आपका नाभि संतुलित है, फिर आप एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं। अगर नाभि संतुलित नहीं है, फिर एक्सरसाइज या योगा भी आपको नहीं करना चाहिए। नौकासन जो है वो संतुलन करने वाला होगा, तो वो कर सकते हैं। जब वो संतुलित हो जाए उसके बाद ही हम एक्सरसाइज करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आशा करती हूँ संदीप जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाएं और आपका जीवन और आपकी जो परेशानी है, पेट जो आपका अपसेट रह रहा है, आशा करती हूँ जल्द ही ठीक होगा। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है पूनम जी का। इनका जो सवाल है ये जानना चाहती हैं, क्या यूस्टेशियन ट्यूब का जो ब्लॉकेज होता है वो ब्रीथ वर्क से ठीक हो सकता है, ब्रेथ वर्क से? हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत हो जी। और एलोपैथी के डॉक्टर ने उसके बारे में चाहे कुछ भी कहा हो, ये दुनिया में तो 10 लाख में एक केस होता है। ये तो लाइलाज बीमारी है। उनकी बातों को किनारे छोड़िए। जब हम एनर्जी मेडिसिन में आ जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ ब्रेथ वर्क आपको नहीं समझना पड़ेगा। ब्रेथ वर्क हमको रिलैक्स करता है, हमारे इमोशन को रिलीज करता है, हमें एक्टिव करता है। बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है। अभी हमने एक्सरसाइज की बात करी, जिम के एक्सरसाइज से ब्रेथ वर्क एक बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है। डीप ब्रीदिंग, कंटिन्यूअस कॉन्शियस ब्रीदिंग। तो ब्रेथवर्क से हेल्प होगा, ब्रेथवर्क से हीलिंग नहीं होगी। ब्रेथवर्क के साथ साथ आपको दूसरी चीजों पे भी काम करना पड़ेगा, खासकर एक्यूप्रेशर पॉइंट। हमारे हाथ में TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट। यस, ब्रेथवर्क से यूस्टेशियन ट्यूब हमारे कान के भीतर और हमारे जो ये थ्रोट एरिया है, हमारा पैलेट, फेरिंग्स बोलते हैं बायोलॉजी में, मेडिकल में। तो ये फेरिंग्स और कानों के बीच में कनेक्शन होता है, जो मिडिल ईयर में कान के बीच वाले हिस्से में प्रेशर को ऑप्टिमम रहे उसको मेंटेन करने की जो करता है। हम माउंटेन एरिया में किसी भी हाइट पे जाएं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का प्रेशर चेंज होता रहे, लेकिन फिर भी हमारा बॉडी आराम से उसमें काम करता रहता है। तो वेंटिलेशन के लिए, एयर प्रेशर के लिए और कोई अलग कई सारे काम हैं यूस्टेशियन ट्यूब के, उनमें वो है। और ये ब्लॉकेज हो जाने से सुनने में तकलीफ होती है और दूसरी तकलीफ हो सकती है। ब्रेथ वर्क से यूस्टेशियन ट्यूब का ब्लॉकेज खोलने में आपको मदद मिलेगी। साथ ही साथ आपको TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट करना चाहिए। हमारे रिंग फिंगर से टिपल वार्मर मेरिडियन गुजरती है, तो रिंग फिंगर के बेस के पास नकल, छोटी उंगली का नकल और रिंग फिंगर का नकल के बीच में जो यहाँ पे जो थोड़ा सा गड्ढा जैसा दिखता है, लगता है, उस जगह पे TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसका हमें मसाज करना है। टिपल वार्मर मेरिडियन जो है हमारे कानों के एरिया में जाती है। अलग अलग चीज जो ब्लॉकेज है उसको हटाने वाली जो ऊर्जा चाहिए वो यहाँ पर है, जिसको जब मसाज करेंगे तो हमारी इस पूरी नाड़ी में, टिपल वार्मर नाड़ी में विंड ची, जो ब्लॉकेज को हटाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो एक्टिवेट होगी और फिर ब्लॉकेज खुलने लगेगा। दोनों हाथों में इसे करना है। ध्यान के बाद आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को, या ब्रेथवर्क कर रहे हैं तो ब्रेथवर्क के बाद आप इसको करेंगे तो इससे आपको आसानी होगी। ब्रेथवर्क का जिक्र आया है तो उसके बारे में थोड़ा सोच लें। ब्रेथवर्क हम डेली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल इंडिकेशन नहीं है, मतलब कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई माइंड का प्रॉब्लमेटिक इशू ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको रोज ब्रेथवर्क ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप 2 हफ्ते के लिए ब्रेथवर्क कर ले, उसके बाद फिर हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन करें तो काफ़ी है। लेकिन जिनको ब्लॉकेज है,
अभी स्टेसिन ट्यूब का ब्लॉकेज है तो वो रोज ब्रेथ वर्क कर सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा ध्यान का भी अभ्यास करते रहें, क्योंकि सिर्फ ब्रेथ वर्क ही नहीं है। जब हम आनापानसति मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा उतरती है। जब ऊर्जा उतरे तो वो सभी नाड़ियों में बहती है और स्टेसिन ट्यूब से जुड़ी हुई हमारी जो ट्रिपल बाउंड मेरिडियन जैसे है, जिसमें हम एक्यूप्रेशर से ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, मेडिटेशन में स्पॉन्टेनियसली हमारी सभी नाड़ियों में ऊर्जा आती है। तो ध्यान का अभ्यास भी थोड़ा करना है और बिल्कुल स्टेसिन ट्यूब का ब्लॉकेज ठीक होगा। हर बीमारी ध्यान से और ध्यान से जुड़ी हुई ऊर्जा चिकित्सा पद्धति से ठीक होती है। डॉक्टर साहब, जब अगर हम बात कर रहे हैं ब्रेथ वर्क की, जी। तो आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रेथ वर्क को किस तरह से समझें। ब्रेथ वर्क हमारे पीएमसी हिंदी पर ब्रेथ वर्क की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। जी। ब्रेथ वर्क जो होता है एक खास म्यूजिक रिदम के साथ लगातार सांसें लेने का अभ्यास होता है। ये ब्रेथ वर्क कोई प्राणायाम नहीं है और ब्रेथ वर्क एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसमें हम लगातार जब सांसें लेते हैं, और ये ज़्यादातर लेट कर किया जाता है। जी। बैठ कर भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि लेट के जब हम लेटेंगे तो हमारा जो लंग है वो ज़्यादा एक्सपैंड होने का स्कोप है और ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, 40 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए। तो लेट के ज़्यादा अच्छा रहेगा बहुत जी। लोगों के लिए। तो लेट कर ब्रेथ वर्क करना होता है और म्यूजिक है, स्पेसिफिक म्यूजिक है। म्यूजिक दूसरा म्यूजिक आप ना यूज करें, क्योंकि ये फास्ट थोड़ा म्यूजिक होता है और आपको इस म्यूजिक के रिदम के साथ सांसें लेती रहनी है। जब हम लगातार गहरी सांसें लें तो फिर हम क्या होता है, हमारा सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और फिर हमको लगता है कि अब सांस की जरूरत नहीं है, मैं सांस नहीं लूँ, और कई बार हम थोड़ा थक भी जाते हैं। तो उस समय सबसे ज़्यादा ध्यान हमें उस समय रखना है कि आपको रुकना नहीं है। अगर हम भी नहीं रुकते हैं और अच्छे से प्रॉपर वे में ब्रेथ वर्क करते हैं तो इससे ना हमारे भीतर ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है और हमारे मसल्स में, हमारी बॉडी में जो इमोशन स्टोर्ड हैं वो सरफेस में आने लगते हैं। हमें पुरानी बातें, वैसी बातें जो हम भूल भी चुके थे, वो याद आने लगती हैं। तो ये एक तरह से अच्छी बात है कि हम हल्के हो जाते हैं। हम ना अपने शरीर में, अपने मसल्स में बीमारियों को जमा रखते हैं, इमोशंस को, जो हमने इमोशन सप्रेस्ड था। कभी गुस्सा करने का भाव आया, हमने गुस्सा नहीं किया। कभी हमें कुछ बोलने का मन किया, हमने नहीं बोला। कभी रोने का मन किया, हमने नहीं रोया। हमारा समाज एक ऐसा है कि हमने अपने इमोशन को हेल्दी रूप में लेना नहीं सीखा है। तो जो सप्रेस्ड इमोशन है उनको रिलीज करने के लिए ब्रेथ वर्क बहुत हेल्पफुल है। सप्रेस्ड इमोशन को रिलीज करने के लिए और भी कई सारे मेथड्स होते हैं। EFT होता है, NLP होता है, हिप्नोथेरेपी होती है, PLRT होती है। ब्रेथ वर्क सबसे ईजी है, बस एक स्पेसिफिक म्यूजिक के रिदम के साथ आप उसको सांस लेते हुए कर सकते हैं। और ब्रेथ वर्क के थेरेपिस्ट भी होते हैं। आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट के सुपरविजन में भी आप कुछ सेशन, 5 सेशन से 10 सेशन आप ब्रेथ वर्क एक्सपर्ट के सुपरविजन में ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा फायदा मिल सकता है। ब्रेथ वर्क बहुत लाजवाब चीज़ है, उसको करके देखेंगे, शरीर में हर तरह का ब्लॉकेज, हर तरह का इमोशन से हम मुक्त हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनके सवाल का भी जवाब दिया और उसके साथ ही साथ अपने ब्रेथ वर्क के बारे में भी काफ़ी जानकारी दी। आशा करती हूँ पूनम जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है राजेश कुमार जी का। इनका जो सवाल है, जानना चाहते हैं क्या गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो रिमूव हो सकता है? क्योंकि सुनने में आता है कि जब भी किसी को गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है तो पूरा की पूरा गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है। तो इनका ये सवाल है, प्लीज समाधान करें। जी। देखिए, एलोपैथी के सिस्टम में तो ऐसा ही बात दिया हुआ है, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो या जी। किडनी का स्टोन हो तो यही बोलता है कि ऑपरेशन ही इसका उपाय है। ऐसा बिल्कुल। नहीं है, बिना ऑपरेशन भी स्टोन को निकाला जा सकता है। एक्यूप्रेशर से निकाला जा सकता है और एक्यूप्रेशर के अलावा भी नेचुरोपैथी के अंदर क्लिंजिंग के मेथड्स होते हैं। लीवर क्लिंज है, लीवर क्लिंज करने से 1 दिन में निकल जाता है, लेकिन लीवर क्लिंज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप कभी किसी के सुपरविजन में कर सकें, किसी नेचुरोपैथ के सुपरविजन में, तो ज़्यादा अच्छी बात है। या आप उसकी लो इंटेंसिटी में, आपको यूट्यूब पे लीवर क्लिंज के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। जिसने कभी किया हो उसके सुपरविजन में एक बार करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो सिंपल चीज़, थोड़े दस्त होते हैं और हम उसको एप्सम ऑयल, एप्सम सॉल्ट और
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ लेते हैं, ऑलिव ऑयल जो है वो गॉल ब्लैडर के मुंह को खोल देता है, और एप्सम सॉल्ट जो है वो हमारी आंतों के पेरिस्टाल्सिस को बढ़ा देता है, तो थोड़े दस्त होते हैं, और उस दस्त में गॉल ब्लैडर का मुंह खुला है तो सारा बाइल और सारा स्टोन बाहर आ जाता है। बहुत सारे लोगों ने, दुनिया में सैकड़ों लोगों ने गॉल ब्लैडर का स्टोन अपना लीवर क्लींज से निकाला हुआ है। लीवर क्लींज के अलावा इजी मेथड एक्यूप्रेशर में भी है। हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है GB43, कोल्ड पॉइंट बोलते हैं। पैर की जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल वाली उंगली में गॉल ब्लैडर की नाड़ी आती है। तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन में कोल्ड पॉइंट को हमें सिडेट करना है। सिडेट करने के लिए हम वहां पर कंटिन्यूअस प्रेशर लगाते हैं। सिडेट और टोनिफिकेशन, एक्यूप्रेशर में दो चीजें हैं। सिडेट करने के लिए हम यहाँ पे लगातार दबाव देकर रखते हैं, 1 मिनट के लिए लगभग दबाव दिया जाता है, और यहाँ पे जब आप दबाव हटा लें तो आप यहाँ पर लाल रंग लगा लें। मैं अपने हाथ में लगा के बता रहा हूँ, ऐसा ही आपको पैर की छोटी उंगली में करना है। ये TW2 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, पैर में यहीं पर GB43 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। अगर आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का नाम जानते हैं, अगर आप गूगल पे नाम के साथ टाइप करते हैं GB43 एक्यूप्रेशर पॉइंट, आपको लोकेशन आ जाएगा, आप समझ लिए। और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट में अगर आप थोड़े बहुत आगे पीछे भी होते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है, यह जाननी है बात। हाँ, जितना प्रिसाइज लोकेशन पे आप होंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द नहीं होता है, 50% एक्यूप्रेशर पॉइंट पर ही दर्द मिलता है। तो GB43 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं हाथ में बता रहा हूँ, वास्तव में आपको पैर में करना है। हमारे हाथ में TW2 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, यह भी पैर के GB43 एक्यूप्रेशर पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी आप लाल रंग लगा सकते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी पॉइंट है। प्राइमरी पॉइंट पैर में, पैर की छोटी उंगली के बगल वाली उंगली के बेस पे है। इसे सेडेट करना है, और वहां पे जो विंड पॉइंट है GB41 उसको हमें टोन करना है, उसे मसाज करना है। तो यहाँ पर अल्टरनेट डे पर एक दिन में आप हरा रंग लगाएंगे और एक दिन में आप लाल रंग लगाएंगे। हरा रंग जो है ना वो मूवमेंट के लिए आता है, वो विंड ची को एक्टिवेट करता है। तो आप अपने पैर में GB41 एक्यूप्रेशर पॉइंट को टोन करेंगे और हाथ में यहाँ पर आप ग्रीन कलर करेंगे। तो एक दिन ग्रीन कलर और दूसरे दिन लाल कलर, ऐसा अल्टरनेट डे आपको कलर चेंज करना है। 2 पॉइंट पर आप काम करें, ठीक से रेगुलर काम करेंगे, इससे गॉल ब्लैडर का स्टोन जो है वो घुलने लगेगा। होता है, हम 2 पॉइंट याद कर लें तो उसके बाद हम लीवर 1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं, हम K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट कई सारे हैं, लेकिन आप उन पर अभी दो से शुरुआत करें। थोड़ा अपने भोजन पर भी ध्यान दें। अब अभी जब आपको तकलीफ है तब ऑयली चीज़ों का प्रॉब्लम का कंजप्शन थोड़ा कम करें। जी। और हमें ये बात समझनी है, ये स्टोन बन क्यों गया। स्टोन हम निकाल दें, ठीक है, आपकी वो समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन जो कारण है वो कारण को अगर हम पूरी तरह ठीक नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम दूसरे ढंग में आती है। जो लोग गॉल ब्लैडर के सर्जरी करवा लेते हैं उनमें कुछ लोगों को कभी कभी बाद में हेडेक और माइग्रेन होता रहता है। उनको लगता है ये तो अब दूसरी प्रॉब्लम है, एलोपैथी के डॉक्टर तो ब्रेन न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देगा कि आप वहां जाकर हेडेक का इलाज कराइए। उसका हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। एनर्जी मेडिसिन में हम कहते हैं कनेक्शन है। गॉल ब्लैडर को आपने छेड़ा है तो गॉल ब्लैडर का कनेक्शन ब्रेन में भी जाता है, हमारे सिर में जाता है, तो तकलीफें होती हैं। बिना सर्जरी जब हम ठीक कर सकते हैं ठीक कर लें हम। आप लीवर क्लींज के मेथड से और एक्यूप्रेशर के मेथड से गॉल ब्लैडर की पथरी को बाहर निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करती हूँ राजेश कुमार जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब अगला सवाल जो है और आज का जो आखिरी सवाल है वो जो इसी आपने जो बताया लिवर क्लेंस मेथड जो आपने बताया इसी से संबंधित है। शुभदा मलय जी का ये सवाल है, इनका कहना है कि यदि अगर वजन कम है तो क्या वो भी लिवर क्लेंस कर सकते हैं? नहीं, देखिए यहाँ पर बात ये समझनी है कि लीवर क्लिंज जो मेथड है उसमें ना थोड़े दस्त होते हैं, और दस्त हो रहे हैं तो आपका थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा इस तरह से आपका शरीर थोड़ा रिजनेबली स्वस्थ रहना चाहिए कि उससे कोई कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर में ना हो। नहीं तो कभी कभी लूज मोशन से कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले कभी लीवर क्लिंज किया हो उसके सुपरविजन में आप ये चीज़ करें, ताकि अगर कभी कुछ गड़बड़ हो, वैसे गड़बड़ बहुत कम होता है
लेकिन तो आप ठीक रख सकें। अभी जब वेट कम है तो पहले वेट को नॉर्मल कर लें। वेट नॉर्मल हो जाने के बाद आप लीवर क्लींज करें। लीवर क्लींज डिटॉक्स मेथड है, वो अच्छी चीज है, लेकिन हम किस पर्पज से डिटॉक्स कर रहे हैं वो तो आपको क्लियर होना चाहिए ना। बिल्कुल। पहले वेट को ठीक करें, फिर लीवर क्लींज करें। अगर वेट कम है तो लीवर क्लींज का मैं सजेशन नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। शुभदा मलय जी, मैं आशा करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन आपके ही सवाल में से मेरा भी एक सवाल है। जैसा कि आपने बताया कि पहले वेट को नॉर्मल करें, इनका सवाल है अगर वेट कम है हाँ। तो फिर लिवर क्लेंस कर सकते हैं या नहीं। अब मेरा आपसे ये सवाल है इसी को जोड़ते हुए कि अगर वेट कम है तो उसको फिर बढ़ाएं कैसे, Yes. आध्यात्मिक ढंग से? बिल्कुल बिल्कुल सही। जी देखिए, आध्यात्मिक ढंग से पहले हम ऊर्जा ढंग में देख लेते हैं। जी वेट कम होता है हमारे शरीर में पृथ्वी प्राण की कमी से। जी नीचे पृथ्वी है, ऊपर सूरज है और बीच में हम हैं। सूरज की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा दोनों की ऊर्जा हम में आती है। बिल्कुल। अगर वो ऊर्जा ठीक ठाक आ रही है तो हमारी लाइफ ठीक ठाक चलती है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि वो ऊर्जा कम आए तो प्रॉब्लम हो जाती है। वेट कम होना भी वो है कि पृथ्वी का प्राण हमारे शरीर में कम है। तो पृथ्वी प्राण बढ़ाने के लिए मैं 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। एक हमारी कलाई में अभी हम आज भी जिक्र आया है PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, PC3.5। हमारी कलाई में चौड़ाई से आप सेंटर को पकड़ें और जो हमारी कोहनी है, एल्बो और रिस्ट, कलाई, इन दोनों का जो सेंटर में पॉइंट है ये PC3.5 है और से थोड़ा सा पीछे PC4 है। PC3.5 और PC4 इन दोनों को 2-2 मिनट के लिए हमें दोनों हाथों में दबाना है। जब हम PC3.5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करेंगे तो हमारे हाथ में पृथ्वी प्राण बढ़ेगा। हमारे हाथ में बढ़ने के साथ साथ हमारी अपर बॉडी में पृथ्वी प्राण बढ़ेगा। तो अपर बॉडी में ही पृथ्वी प्राण को अधिक बढ़ाया जाता है, यह भी एक बात है। PC3.5, PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, दोनों हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है। साथ ही साथ हमें अपने पैर में हमारे एंकल के जस्ट नीचे K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, किडनी 6, K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काला रंग लगाना है। जो पृथ्वी प्राण है उसका रंग काला है, अगर हम काला रंग लगाएंगे तो इससे पृथ्वी प्राण बढ़ता है। अपने पैर में K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर। और जिन्होंने सवाल पूछा है जी। क्या उन्होंने अपनी उनका उम्र और जेंडर क्या है? मेल है लेकिन उम्र नहीं बताई है। दोस्तों, आप अपना पूरी जानकारी के साथ सवाल भेजा करें। आपकी उम्र बताते हैं तो फिर इसमें एनर्जी पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आपको बाएं पैर में, ये पुरुष के लिए सवाल पुरुष का है, मेल का है तो उनके लिए बता रहा हूं, बाएं पैर में K6 पर आपको ब्लैक कलर करना है। अगर अधिक उम्र है तो फिर दाहिने पैर में किया जाएगा। 50 से अधिक उम्र है तो नहीं समझ में आए तो दोनों पैर में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उतनी इफिकेसी नहीं रहती है। किडनी के पॉइंट में हमें साइड का ध्यान रखना है और साइड जो है निर्भर करेगा उम्र पर और एज पर, जेंडर पर। अपने सवाल भेजते हैं तो अपनी उम्र भी जरूर लिखा करें, तभी हम आपको पूरा हेल्प कर पाएंगे। हेल्थ जो है वो काफी डीप गहरा विषय है, आपको काफी हेल्प कर मदद पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन आप भी थोड़ा हमें हेल्प करें कि पूरा डिटेल लिखकर भेजें। पैर में K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काला रंग लगाएं। दबाने की भी जरूरत नहीं है K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, क्योंकि वो थोड़ा सा बोनी एरिया है, वहां पे हड्डी है, तो दबाव बहुत अच्छा लगता नहीं है। आप दबाव दे भी सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप काला रंग लगा के छोड़ दें। हाथ में आप PC3.5, PC4 को दबाएं, दोनों हाथ में आप दोनों तरफ ये करना है। अब उम्र अब नहीं हमारे पास तो दोनों का ही हम बता सकते हैं, हाथ में तो दोनों की तरफ करना ही है। जब आप ऐसा रेगुलर करेंगे तो आपके शरीर में पृथ्वी प्राण, जिसको हम इन कहते हैं, YIN, इंची बढ़ेगी तो वजन बढ़ने लगेगा। वजन आपका नॉर्मल रहे तभी हमें कुछ विशेष प्रक्रियाएं सोचनी और करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ डाइट के बारे में भी जानना चाहूंगी। जब वजन बढ़ाने की बात आती है तो डाइट का भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है, तो इनके लिए कुछ आप डाइट का बताइए कि ये क्या अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, एनर्जी मेडिसिन में हम ये कहते हैं कि हमारे पास इंटरनली जी 5 मुख्य ऑर्गन हैं, लीवर, हार्ट, स्प्लीन, पैंक्रियाज, लंग और किडनी। जी ये पांचों ऑर्गन ही इन ऑर्गन है, यानी कि पृथ्वी प्राण वाले ऑर्गन है, और इनका ही सबसे अधिक महत्व होता है ऊर्जा को बनाने में और ऊर्जा को सर्कुलेट करने में।
सर्कुलेट करने में यांग ऑर्गन भी होते हैं, सूर्य प्राण वाले ऑर्गन तो हमें इन पांचों ऑर्गन को पर अधिक फोकस करना है अगर वजन बढ़ाना है तो। वैसे भी इन पांचों पर अधिक फोकस करना है, तो अगर इन पांचों में अगर आपका कोई ऑर्गन प्रभावित है तो उस पर विशेष फोकस करें। आयुर्वेद में यह देखा गया है कि हम वैसे खाने की चीजें, वैसे फल, वैसे सब्जियां जिनका सेप किसी ऑर्गन से मिलता है, तो वो फल और सब्जियां उस ऑर्गन के लिए हेल्पफुल होती है। अब इन पांचों में भी किडनी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास किडनी बीन है, राजमा को इंग्लिश में हम किडनी बीन कहते हैं। किडनी बीन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका शेप जो है किडनी जैसा है। तो किडनी बीन लेने से, यानी कि राजमा लेने से, हम अपनी किडनी को मजबूत कर सकते हैं। जिन लोगों को किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट करने के लिए कहा जाता है, किडनी की नाड़ियों को मजबूत करना है, किडनी ऑर्गन को मजबूत करना है, वो राजमा का सेवन कर सकते हैं। यानी कि वजन बढ़ाने के लिए राजमा का सेवन किया जा सकता है। हमें इन पांचों ऑर्गन को मजबूत रखना चाहिए, हार्ट को, लंग को। हार्ट में खून बहता है, हार्ट पंपिंग करता है, हार्ट का कनेक्शन ब्लड से है, ब्लड लाल होता है, याद करने के लिए आसान है। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जो प्राकृतिक रूप से लाल होता है, जैसे टमाटर है, स्ट्रॉबेरी है, अनार है, लाल सेब है, चुकंदर है, वैसे फलों का हम सेवन कर सकते हैं। तो हमारा जो हार्ट है वो बहुत स्वस्थ रहेगा। टमाटर पे तो बहुत रिसर्च हुआ है, लाइकोपीन नाम का उसमें पिगमेंट पाया गया जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्लड के लिए बहुत हेल्दी है। कैंसर पे रिसर्च हुए, उसमें तो लाइकोपीन का बहुत बड़ा रोल पाया गया है। टमाटर हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझते हुए अपने भोजन का सेवन करें। और भोजन के मामले में एक बात का और ध्यान हम यह भी रख सकते हैं कि ध्यान करते हुए हम अपने शरीर को सुनना सीखें। देखिए, सब कुछ ना बाहर से गाइडेंस नहीं दिया जा सकता और उसकी जरूरत नहीं है। जीवन में एक यह बात समझ लेना कि आपके शरीर के पास भी एक इंटेलिजेंस है। आप ध्यान में बैठें और अपने शरीर से, अपने ऑर्गन से, अपने लीवर से, अपने किडनी से पूछें कौन सा भोजन तुम चाहते हो, कौन सा भोजन तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा समय देंगे ना, आप कुछ दिनों में पाएंगे कि आपका शरीर कम्युनिकेट करने लगता है। वो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दो भोजन का आप चुनाव रखें कि इस भोजन में और इस भोजन में मैं कौन सा लूं। दो सब्जी आपको बनानी है आज। बहुत सारी महिलाएं इस चीज को ट्राई कर सकती हैं। आपके घर में कई बार ये होता है कि आज कौन सी सब्जी बनाई जाए। आप ये देखें कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लोगों के लिए कौन सी सब्जी अधिक सेहतमंद है। आप अपने ऑर्गन से या सब्जी से डायरेक्ट पूछिए। देखिए, मेटलिस्टिक दुनिया में ऐसा ना सब कुछ फार्मूला और प्रोटोकॉल और डाइट चार्ट की बात होती है। अध्यात्म में हम कहते हैं हर चीज में चेतना है, सब्जी में भी चेतना है, फल में भी चेतना है, और आपके शरीर में भी, आपके टिश्यूज में, आपके सेल्स में चेतना है। आप उससे संवाद तो करने की कोशिश करके देखें। अगर संवाद करेंगे आपको ना जवाब मिलने लगेगा। बॉडी का भी अपना इंटेलिजेंस है। इस पर दुनिया में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। पूरा फुल फ्लेज वर्कशॉप होता है कि आप अपने शरीर की संवेदनाओं को कैसा सुनना सीखें। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि इनको अगर वेट बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले खुद को सुनना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी हमें खुद से इंडिकेट करती है कि हमें क्या कंज्यूम करना है, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ कर पाएगी। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने आज के इतने सारे सवालों के इतने अच्छे आंसर्स दिए और इसके साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स को भी बताया कि वो अपने जीवन में क्या चीज़ें करें जिससे कि उनके जो डिज़ायर गोल हैं उनकी हेल्थ को लेकर के वो अचीव कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे विदा लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी कोई सवाल हमें भेजें, हमारी स्क्रीन पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर अभी फ्लैश कर रहा है और इस पर आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित, अपने बीमारियों से संबंधित कोई भी सवाल हमें भेज सकते हैं, जिसका आंसर हम आपको देते हैं डॉक्टर से पूछो के Q&A सेशन में, जो कि हर शुक्रवार को होता है। लेकिन आप जब भी अपना सवाल भेजें, उसमें जो भी आप
अपनी बीमारियां मेंशन करते हैं उसका ध्यान रखें। एक बार मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ, जब भी आप सवाल भेजें सबसे पहले आपका नाम मेंशन करें, फिर आपकी उम्र मेंशन करें, आप कहाँ से हैं, आपके राज्य का नाम और शहर का नाम मेंशन करें। उसके बाद आपकी बीमारी है, जो भी आपको बीमारी है आप वो मेंशन करें। एक बीमारी है तो पहले सिर्फ उसी को मेंशन करें, यदि एक से ज़्यादा बीमारी है तो क्रमबद्ध तरह से उन्हें मेंशन करें। तो दर्शकों, इसी के साथ जिससे कि हमें आपकी जो बीमारियां हैं उनको उनकी जड़ तक पहुंचने का हमें रास्ता मिल पाएगा और डॉक्टर साहब उनके जवाब, उनको ठीक करने के उपाय आपको दे पाएंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।